बागपत चौधरी साहब का मजबूत गढ़ था। छोटे चौधरी हों या बड़े चौधरी, बड़े चौधरी का मतलब चौधरी चरण सिंह और छोटे चौधरी का मतलब चौधरी अजीत सिंह। चौधरी चरण सिंह तो कभी भी बागपत से कोई चुनाव नहीं हारे थे। एक बार बागपत की जनता ने चौधरी अजीत सिंह को चुनाव हरा तो दिया था, लेकिन उसका बहुत ज्यादा मलाल जनता में था। ऐसे में सब मान रहे थे कि बागपत तो चौधरी का है, कोई आंधी आए कोई तूफान आए, लेकिन बागपत में किसी दल की दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी की पहली लहर में ही चौधरी साहब का सबसे मजबूत किला, सबसे मजबूत गढ़ ही दरक गया था। चौधरी अजीत सिंह न सिर्फ चुनाव हारे थे, बल्कि तीसरे नंबर पर रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल की बुनियाद ही हिल गई थी, क्योंकि जिस समीकरण के बूते राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति चमक रही थी, वो बुनियाद ही दरक गई थी। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आज हम आपके सामने एक बार फिर हुआ यूं था कि अगली कड़ी लेकर आए हैं। साल 1971 में चौधरी चरण सिंह ने अपना पहला लोकसभा का चुनाव मुजफ्फरनगर सीट से लड़ा था, लेकिन पहले ही चुनाव में चौधरी चरण सिंह की हार हुई थी। इसके बाद उन्होंने सभी लोकसभा चुनाव बागपत सीट से ही लड़े थे। चौधरी चरण सिंह ने 1977, 1980 और 1984 में यहीं से जीत दर्ज की थी। 1989 से लेकर 2009 तक चौधरी अजीत सिंह 7 बार बागपत से चुनाव जीते और एक बार उनकी हार भी हुई थी। राष्ट्रीय लोकदल का एक आधार ऐसा था जो वेस्ट यूपी में पार्टी के लिए बेहद फायदेमंद था। अजीत सिंह ने भाजपा से भी गठबंधन किया, लेकिन उनके उस आधार को उतना नुकसान कभी नहीं हुआ था, और वो आधार था जाट मुस्लिम गठजोड़ का। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हो गए थे और तब चौधरी अजीत सिंह बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थे। तब उन्होंने भाईचारे की बात की, लेकिन वह किसी पंचायत और महापंचायत में शामिल नहीं हुए थे। इसका चौधरी अजीत सिंह और राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब हुआ यूं था कि जाट समाज तो इसलिए नाराज हो गया था कि चौधरी अजीत सिंह एक बार भी उनके बीच नहीं आए, और मुस्लिम इसलिए छिटक गया था कि राष्ट्रीय लोकदल तो जाटों की पार्टी है। चौधरी अजीत सिंह खुद जाट है, तो उसमें मुस्लिम का मतलब ही क्या है। कुल मिलाकर जाट और मुस्लिम के रास्ते बिल्कुल अलग हो गए थे। मुजफ्फरनगर दंगों के कुछ महीने बाद ही, यानी कि साल 2014 में लोकसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था और चौधरी अजीत सिंह रालोद के उम्मीदवार बागपत लोकसभा सीट से बने थे। भाजपा ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे सत्यपाल सिंह को उम्मीदवार बनाया था और सपा ने सिवाल खास के विधायक गुलाम मोहम्मद को मैदान में उतारा था। अजीत सिंह के लिए चुनाव चुनौतीपूर्ण बताया जा रहा था, लेकिन फिर भी लोग मान रहे थे, आकलन कर रहे थे कि जाट छोटे चौधरी को आखिरी टाइम पर आकर वोट दे ही देंगे और चौधरी अजीत सिंह की जीत हो ही जाएगी। क्योंकि एक कहावत भी जाट लैंड में खूब चलती थी कि लोग कितना भी नाराज हो, लेकिन जब सपने में चौधरी चरण सिंह आते हैं तो नाराजगी दूर हो जाती है और लोग जाकर फिर चौधरी अजीत सिंह को ही वोट करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2014 के चुनाव की फिजा ही कुछ और थी। और जब चुनाव का परिणाम आया तो सबसे पहले टीवी पर बागपत के परिणाम की ही खबर आई थी। रालोद के सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह बागपत से चुनाव हार गए हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने उन्हें हराया। लेकिन एक बात लोगों को बाद में पता चली थी कि चुनाव में दूसरे नंबर पर तो सपा के गुलाम मोहम्मद थे और चौधरी अजीत सिंह तीसरे नंबर पर खिसक गए थे, क्योंकि जाट मुस्लिम समीकरण बुरी तरह टूट गया था। सत्यपाल सिंह को 4,23,475 और गुलाम मोहम्मद को 2,13,609 वोट मिले थे। चौधरी अजीत सिंह को 1,99,516 और बसपा के प्रशांत चौधरी को 1,41,743 वोट मिले थे। चौधरी अजीत सिंह की 1998 की हार और 2014 की हार में बहुत बड़ा फर्क था।
1998 में अजीत सिंह की हार से लोग दुखी हो गए थे, जबकि 2014 की हार के बाद ऐसा कुछ भी माहौल में नहीं दिखा था। इस चुनाव के परिणाम में एक और बात खास थी। बागपत लोकसभा क्षेत्र में छपरौली विधानसभा सीट भी आती है। छपरौली सीट पर कभी भी विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, चौधरी परिवार या उन्होंने जिसे भी लड़ाया हो उसकी हार नहीं हुई थी। देश में किसी भी दल की लहर चली हो, प्रदेश में किसी भी नेता की सुनामी रही हो, लेकिन छपरौली नहीं बदली थी। लेकिन 2014 में छपरौली सीट से भी भाजपा उम्मीदवार सत्यपाल सिंह को बढ़त मिली थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।